अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। इससे पहले हमने चैप्टर 12 को किया जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने चार्ज को एट रेस्ट पोजीशन स्टडी किया था। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझा था। इधर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको पढ़ेंगे। इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of moving charges through the conductors। ये जो लफ्ज़ इसमें डायनामिक्स है, यही बता रहा है कि हमने चार्ज को किस पोजीशन में स्टडी करना है जब वो मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं, घरेलू हों, दफ्तर के हों या कोई भी हों, उनमें करंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बल्कि यूज़ ही इसी का है। आप अपने मोबाइल की बात कर लें, इसमें करंट ही यूज़ हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, करंट को अगर मैं सिंपल बात में ये कहूँ तो ये क्या है, ये मोशन ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये करंट है। अच्छा जी, तो फिर करंट किन में होता है, किन में नहीं होता है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, याद रखें, करंट हमेशा इंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर्स में करंट नहीं होता है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो कंडक्टर्स हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इंडक्टर्स में करंट होता है और जो इंसुलेटर्स हैं इनमें करंट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि इनमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते इसके अंदर, ठीक है जी। अब मैं लेता हूँ एक कंडक्टर, जैसे कि ये है, इसका मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ। अब इसमें आपको पता है कि क्या है, ये फ्री चार्जेस हैं, ठीक है जी। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मैं कहता हूँ कि चार्जेस पास हुए हैं जो कि हैं डेल्टा क्यू, और कुछ टाइम इन्होंने लिया है पास करते हुए जो कि लिया है डेल्टा टी। तो इन चार्जेस का कुछ वक्त में गुजरना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, जिसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इफ़ अ नेट चार्ज डेल्टा क्यू passes through any cross section of a conductor in time delta t and electric current I has been established। यानी उसमें फिर करंट जो है वो I आ जाएगा, जिसको हम, यानी करंट को हम I से रिप्रेजेंट करवाते हैं थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर में आ जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखते हैं। फिर मैथमेटिकली करंट I का सिंबल I डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है जी। इसको मैथमेटिकली हम यू लिखते हैं। अब देखें, जो करंट है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दो हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट, देखें, आपने कभी भी कोई यूनिट निकालना हो तो आप उसके फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट होगा करंट का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर इसका यूनिट है। 1 एम्पियर इक्वल है, यानी कि 1 कूलम अगर चार्ज हो किस किस टाइम में, 1 सेकंड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, जिसकी डेफिनेशन फिर ये हो जाएगी, यानी कि एम्पियर की डेफिनेशन फिर ये हो जाएगी
ठीक है जी। इसको एम्पियर एक साइंटिस्ट है, उनकी वजह से, उनके नाम की वजह से इसको एम्पियर का नाम दिया गया है। अब जो करंट है ना वो चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। अब जो चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टर्स में हैं, जिनके अगर मटेरियल्स की बात करें उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे मटेरियल्स की तरफ आ जाएं जैसे कि गैसेस हैं तो उनमें क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं जिनकी वजह से करंट पैदा होता है, यानी कि वो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके अंदर। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। और अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें जैसे कि मैंने बता दिया वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर आयन जो होंगे। तो इनको मैं बारी बारी लिख देता हूँ कि क्या क्या होगा। अगर हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर हुए तो उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर आगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी आयंस होंगे, आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अगर गैस आ गई तो उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे। ठीक है, इस तरह ये चार्ज कैरियर्स मुख्तलिफ मटेरियल्स में मुख्तलिफ होते हैं। अब हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। ठीक है, कि सर्किट में देखें ना, करंट जो है वो एक सर्किट में होगा। करंट ऐसे ही तो नहीं होगा, फ्लो जब होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो किसी सर्किट अंदर होगा फ्लो। तो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखें, जो करंट की डायरेक्शन है ना उसको हम, ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर फिगर, इसमें आप देखें जो बैटरी है, जो हमारी बैटरी है वो अटैच है एक बल्ब के साथ। बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट है और करंट इसको एनर्जी दे रहा है, तो ये ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर एक करंट फ्लो है, यानी कि एक कन्वेंशनल करंट है, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है। जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी कि एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ज़रा समझे। करंट जो मैंने आपको पहले बताया वो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, लेकिन यहाँ पर दो करंट क्यों आ गए। देखें, जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, जो पहले वक्तों के साइंटिस्ट थे, जब इलेक्ट्रॉन की अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी, जो साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे जो फ्लो ऑफ करंट है ना, फ्लो ऑफ करंट, सॉरी करंट तो फ्लो नहीं करता लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ, जो फ्लो है वो है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। यानी वो ये समझते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस मूव करते हैं, जो कि होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी कम पोटेंशियल की तरफ जो चार्जेस कैरी होते हैं, मूव करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से करंट होता है। ये साइंटिस्ट समझते थे। चूंकि तब इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने इसको कन्वेंशनल करंट यानी कहा कि ये करंट होता है, इस तरह करंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं ये लिखता हूँ फिर कि ये वो करंट है विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, यानी कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट होता है, यानी चार्ज मूव करते हैं। तो ये ऐसा होता है जैसे इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि इसमें चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे चार्जेस पॉजिटिव निकल रहे हैं और नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है ना, होते ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ऐसे पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं और नेगेटिव में आ रहे हैं, और ये हाई पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है सर्किट के अंदर जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्किट में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ये क्या है, ये पॉजिटिव से अवे जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव की तरफ आएंगे
और नेगेटिव से ये जाएंगे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जिसकी डेफिनेशन ये है, करंट विच passes from a point of low potential to a point of high potential as if it is represented by a movement of negative charges। तो देखें अब यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं चार्जेस, तो जिससे ये मालूम हो रहा है कि जैसे हमारे नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली दे आर नेगेटिव चार्ज विच आर इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखते हैं सर्किट में अक्सर हम पॉजिटिव से नेगेटिव बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं? हमें तो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि असल में है, लेकिन चूँकि अब कन्वेंशन ऐसी लग चुकी है, अब कन्वेंशन हम उसको फॉलो करते रहते हैं, तो इसलिए फिर हम उसी को लेते हैं। हम फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं करते, हम फिर कन्वेंशन को ही लेते हैं जो पहले चलती आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कन्वेंशन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट कोई और है, ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 चार्जेस हैं एट हाई पोटेंशियल पे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से 6 चार्जेस जो है ना वो मैंने निकाल दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो 10 चार्जेस थे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं -6 चार्जेस, जिनके ऊपर -6 चार्जेस हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, तो ये फिर बच जाएंगे मेरे पास फिर भी पॉजिटिव 4 चार्जेस ही बच जाएंगे। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। तो हम कन्वेंशन करंट को यही समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होते हैं, तो ये वही इफेक्ट करता है जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक करंट करता है, यानी कि इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल पैदा होता है, हर चीज़ वही करता है, इसलिए हम इसको ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने समझना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन को समझा, डायरेक्शन ऑफ करंट को समझा, कन्वेंशनल करंट को समझा, इलेक्ट्रॉनिक करंट को समझा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।